हेलो बच्चों, स्मार्ट स्टडीज़ के स्मार्ट मोमेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविकांत सिन्हा। बच्चों, आज हम सेशन जो करने वाले हैं वो रिटेल का, वोकेशनल एजुकेशन का, क्लास 10th का रिटेल स्टोर ऑपरेशन का चैप्टर नंबर 1 है, डिलीवरी प्रोसेस इन रिटेलिंग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी प्रोसीजर्स से कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो बच्चों बने रहिए इस वीडियो के साथ और पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरियर क्या है रिटेल में। रिटेल में हम देखते हैं कि क्या हमारा भविष्य है। हमने रिटेल लिया है तो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे हमें रिटेल हेल्प कर सकता है हमारे लाइफ को बेटर बनाने में। ठीक है, आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी कुछ इंडस्ट्री पर टिकी हुई है। ठीक है, और वही इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे जो है जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से एक इंडस्ट्री है वो है रिटेल इंडस्ट्री, जो जॉब नौकरियां देने में भारत में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा कैरियर बनाने में रिटेल का सबसे ज़्यादा योगदान है। आज रिटेल में सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं और जितने भी शॉपिंग मॉल आप देखेंगे हर जगह पे खुलते जा रहे हैं, हर जगह पे सुपर बाज़ार खुलते जा रहे हैं, हर जगह पे हाइपर मार्केट खुलते जा रहे हैं। तो रिटेल का जो बड़ा रूप है वो आज हमें मॉडर्न एज में देखने को मिल रहा है। आज रिटेलिंग केवल दुकान तक सीमित नहीं रहा है, आज रिटेलिंग काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। लोग इसे आसानी से एक्सेस कर रहे हैं। अपने मोबाइल के माध्यम से हम एक स्टोर क्रिएट कर पा रहे हैं, हम मोबाइल के माध्यम से सेल कर पा रहे हैं, हम मोबाइल के माध्यम से ही खरीद पा रहे हैं। परचेज सेलिंग जो है कितना आसान हो गया है। रिटेलिंग अब केवल दुकान तक सीमित नहीं रहा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर यकीन नहीं करेंगे तो यहाँ पर प्रबंधन से लेकर के आपके फ्लोर मैनेजर से लेकर के आपके स्टोर असिस्टेंट से लेकर के आपको हर तरह के जॉब यहाँ पर आपको ऑफ़र मिलते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज रिटेल का होना अति आवश्यक है। अगर आप 9 से 12 तक पूरी पढ़ाई एकदम तन मन धन से आप करते हैं और इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं सेक्टर को और समझ पाते हैं और प्रैक्टिकली जितना इस पे काम करेंगे उतना ही आपको जॉब मिलने में आसानी रहेगी और इस पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, जो चीज़ आपको आगे आपकी करियर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए जानते हैं रिटेल क्षेत्र में रोजगार के अवसर कौन कौन से हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कस्टमर सेल्स एसोसिएट का जॉब। जी हाँ, कस्टमर सेल्स एसोसिएट का जॉब काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको स्टार्टिंग लेवल पे कस्टमर एसोसिएट का मतलब होता है एक एंट्री लेवल जॉब है, मतलब आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं इस जॉब से। ठीक है, किंतु प्रत्येक रिटेल शॉप की तरह पूरी तरह विक्रय पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर कितनी सेलिंग हो रही है। सेल्स को बढ़ाना है तभी आपका जो है प्रमोशन होगा। इसलिए इस व्यवसाय में पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्पाद, दुकान, ग्राहकों आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आपको अगर दुकान के बारे में, ग्राहक के बारे में और उत्पाद के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप एक अच्छे कस्टमर सेल्स एसोसिएट बन सकते हैं। यानी सेल्समैन को हम लोग कस्टमर सेल्स एसोसिएट बोलते हैं, जो सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और जितना आप सेल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कमाई होगी। दूसरा है स्टोर प्रबंधन। जैसे ही आप इस स्टेप को क्रॉस करेंगे, जैसे ही इसको अच्छे से निभा पाएंगे और जैसे ही आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो आपका प्रमोशन होगा, तो आप बन जाएंगे स्टोर प्रबंधक। जी हाँ, स्टोर प्रबंधक जो है जहाँ पर आप प्रबंधन का पूरा दामोदार आपके कंधों पर होगा। यहाँ पर किसी व्यक्तिगत स्टोर या वहाँ दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए आप जिम्मेदार होंगे। स्टोर प्रबंधक स्टोर की कर्मचारी पर प्रभार होता है। जिला या क्षेत्रीय प्रबंधक या कंपनी के स्वामी की रिपोर्ट करता है। मतलब आपका काम यह रहेगा कि पूरे स्टोर को मैनेज करना, कर्मचारियों को गतिविधियों को मैनेज करना और उनको मोटिवेट करते रहना और एक अच्छे टीम लीडर की तरह उनको काम करवाना। ठीक है, और कंपनी के प्रोग्रेस के लिए हमेशा तत्पर रहना, उनकी सारी रिपोर्टिंग आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, फिर है रिटेल कार्य प्रबंधक। रिटेल प्रबंधक का दायित्व तो किसी आउटलेट के कार्यों की योजना बनाना, समन्वय स्थापित करने का होता है। इसमें मर्चेंडाइज की रूपरेखा, रिटेल ऑर्डर, स्टॉक की निगरानी, सप्लाई विश्लेषण कार्य शामिल होते हैं। मास्टर डिग्री धारी व्यक्ति रिटेल प्रबंधक के रूप में अपना करियर प्रारंभ कर सकते हैं। तो आपको ये पोस्ट मिल सकता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एजुकेशन 12th या ग्रेजुएशन है, तभी आप इसमें आसानी से नौकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन आपको स्टोर सेल्स एसोसिएट का पूरा जो एक्सपीरियंस है आपको पूरा निभाना पड़ेगा। यानी आपको 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल उसमें काम करने होंगे और तब जाकर आप मैनेजमेंट में काम आपको मिल जाएगा और आप बहुत सारे लोगों को मैनेज करने में सक्षम होंगे। आपको स्टोर का नॉलेज हो जाएगा, आपको दुकान का नॉलेज हो जाएगा, आपको ग्राहकों का नॉलेज हो जाएगा, आपको बहुत सारे लोगों का नॉलेज हो जाएगा। तो आप मार्केट को समझ पाएंगे, साथ साथ आप वहाँ पर रूपरेखा तैयार करने में सक्षम होंगे, स्टॉक ऑर्डर की निगरानी में करने में सक्षम होंगे, सप्लाई के बारे में आपको विश्लेषण करने के लिए आपको याद किया जाएगा, है ना। तो ये सारे कार्य आपके एक्सपीरियंस के साथ शामिल होते जाएंगे। आपके कार्य जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका कार्य क्षमता भी बढ़ेगा। फिर रिटेल क्रेटा और मर्चेंडाइजिंग। रिटेल क्रेटा मर्चेंडाइजिंग में क्या होगा, ये व्यक्ति होते हैं जो रिटेल शॉप के लिए सामग्री चुनते हैं, आपको खरीदते हैं। तो यहाँ पर आपको खरीदने और सामग्री चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना
यहाँ पर ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको ग्राहकों की एक्सपेक्टेशन को समझना, बाजार में रुखी जानकारी पूरी बाजार के रुख की जानकारी आपको होनी चाहिए और अत्यधिक उत्साही और ऊर्जाशील होना जरूरी है। यहाँ पर आपको उत्साही और ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। फिर है विजुअल मर्चेंडाइजर। विजुअल मर्चेंडाइजर में क्या है, यह व्यक्ति किसी ब्रांड को आकृति देते हैं। मतलब विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या करता है, ये पूरी तरीके से एक शेप डिज़ाइन करता है किसी भी उत्पाद का, किसी ब्रांड का, इसलिए वे किसी उद्योग में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद धारित करते हैं। अगर कोई विजुअल मर्चेंडाइजर का पद काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पद है और काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांडिंग पद है, यहाँ पर आपको आपकी कल्पनाओं से, आपकी डिज़ाइन एबिलिटी से आपको स्टोर डिज़ाइन का मौका मिलेगा। साथ साथ आप यहाँ पर तकनीकी डिज़ाइनर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, उत्पाद विकासकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, या फिर स्टोर नियोजक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज बात करते हैं वितरण प्रक्रिया। वितरण प्रक्रिया काम करती है, इसके बारे में आज जानेंगे। सामान की डिलीवरी कैसे होती है, कैसे कस्टमर तक पहुँचती है। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्सेप्ट को। देखिए, वितरण प्रक्रिया यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोल सकते हैं या डिलीवरी प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, सूचना संचार और मनोरंजन के युग में खरीदारी नई पीढ़ी का एक शौक बन गई है। खरीदारी की पूरी संकल्पना उपभोक्ता क्रय व्यवहार संबंध में समय के साथ बदलती गई है। तीव्र गति से हो रहे शहरीकरण, रिटेल स्टोर, शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुल जाने से रिटेलिंग विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में विकसित हुई। आप देखेंगे रिटेलिंग जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर विकसित हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे सिनेमा हॉल्स हो गए, यहाँ पर हो गए आपके पबजीज, गेम्स और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शॉप आपको मिल जाएंगे और सब आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो रिटेल केवल खरीदी बिक्री तक ही सीमित नहीं रहा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सर्विस के रूप में देखने को मिल जाती है। रिटेल शब्द फ्रेंच शब्द रिटेलर से उपयुक्त हुआ। इसका अर्थ है किसी चीज़ को टुकड़े में काटना, थोक सामान को विभाजित करना। रिटेलिंग व्यवसाय उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंश है जिसमें उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं के अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक उपभोग के लिए बेचना शामिल है। यानी रिटेलिंग क्या होता है, अल्टीमेटली सामान को कम मात्रा में तो उसको ज़रूरत के अनुसार बेच। जैसा कि हम देख सकते हैं डिलीवरी पाथवे, किस तरीके से जो है सामान डिलीवर किया जाता है ना। बायर्स प्लेसेस ऑर्डर, सबसे पहले जो है खरीदार जो है ऑर्डर करता है। जैसे मैं ऑर्डर किया, ठीक है, मैं एज अ कस्टमर ऑर्डर किया, तो सबसे पहले ऑर्डर आप करोगे मोबाइल से या फिर इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद मार्केट प्लेस रिसीव्स द ऑर्डर एंड डायरेक्ट्स टू वेयर हाउस क्लोजेस्ट टू द डेस्टिनेशन। जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, मेरा ऑर्डर किसके पास चला गया, रिसीवर के पास। मतलब मार्केट प्लेस जो है जहाँ पर ऑर्डर रिसीव किया जाता है ना, तो ऑर्डर वहाँ पर रिसीव हुआ और वहाँ पर जो बैठा हुआ है मार्केट प्लेस में और आदमी, वो क्या करेगा, वेयर हाउस जहाँ पर गोडाउन है वहाँ पर ऑर्डर करेगा कि कौन सा पास में जो है सामान को लाने में ले जाने में आसानी रहेगी, कहाँ पर गोडाउन जो है आसपास में उसका प्रोडक्ट का। ठीक है, इफ़ अ प्रोडक्ट इज़ विद द सेलर, डिलीवरी पर्सन ब्रिंग्स इट टू द डिस्पैचर। अगर वह प्रोडक्ट उस बेचने वाले के पास है, अगर वो सामान को बेच रहा है, ठीक है, उसके पास रखा हुआ है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो तुरंत वो डिलीवरी के लिए उसको डिस्पैच में ला देगा। ठीक है, इफ़ द वेयर हाउस प्रोडक्ट इज पिक्ड यूजिंग ऑटोमेशन, अगर ऑटोमेशन के माध्यम से वेयर हाउस जो है प्रोडक्ट को लाता है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन आर चेक्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, तो उसके बाद प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन चेंज होता है, उसके बाद चेक होता है कि क्या क्या प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसके बारे में पूरी जानकारी निकाली जाती है, पूरा विवरण निकाला जाता है। ठीक है, अगर वेयर हाउस प्रोडक्ट को ऑटोमेशन के माध्यम से पिक करता है, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक वो सामान को पिक करने के लिए जाता है। ठीक है, तब प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन पूरा उन्हें निकालना होता है। उसके बाद प्रोडक्ट इज पैक्ड एंड वेटेड, उसके बाद प्रोडक्ट को पैक किया जाता है और उसका वजन नापा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट इज सॉर्टेड बेस्ड ऑन पिन कोड, है ना, पिन कोड के माध्यम से उसको शॉर्ट किया जाता है। प्रोडक्ट इज डिस्पैच बेस्ड ऑन द डायमेंशन डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन वेयर हाउस, उसके बाद प्रोडक्ट के अनुसार जो है उसे डिस्पैच में लाया जाता है और कितनी दूरी पर जाना है उसके अनुसार उसका जो है डेस्टिनेशन तैयार किया जाता है। ऑर्डर इज एलोकेटेड टू डिलीवरी सेंटर फ्रॉम द डेस्टिनेशन वेयर हाउस। ठीक है, अब ऑर्डर को एलोकेट किया जाता है कि कहाँ पर उन्हें जाना है, कौन से डेस्टिनेशन में जाना है। ठीक है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स आर सेंट टू द हैंड्स डिलीवरी बॉय, उसके बाद वो डिलीवरी बॉय को दे दिया जाता है और जो अपनी गाड़ी में अपनी सुविधा अनुसार वो प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से कस्टमर के पास जो है सामान को पहुंचाया जाता है। तो किस तरीके से हम देखा, हमने वेयर हाउस का काम रहता है, किस तरह हमने देखा कि कोरियर बॉय का काम रहता है, किस तरह हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट का काम रहता है, किस तरह हमने देखा कि उसमें प्रोडक्ट चेकिंग की जाती है, वेट नापा जाता है, उसका स्पेसिफिकेशन निकाला जाता है, उसके फीचर्स निकाले जाते हैं, उसका पूरा विवरण निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं टिपिकल ऑर्डर प्रोसेस में सबसे पहले कस्टमर अपना ये प्रक्रिया है किस तरीके से जो है ये ऑर्डर किया जाता है। कस्टमर सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करता है, फिर पेमेंट कर देता है, एडवांस में प्रीपेड उसको बोला जाता है। जैसे पेमेंट उसने किया, वेयर हाउस रिसीवर उसको रिसीव करता है ऑर्डर को, आइटम को, फिर उसके बाद पैकेजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर पैकेजिंग के बाद डिस्पैच के लिए वो तैयार हो जाता है, फिर ऑर्डर को डिलीवर किया जाता है किसमें, गाड़ियों में या फिर किसी के डेस्टिनेशन के माध्यम से। ठीक है, अब उसके बाद जो है गाड़ी जो है कोरियर बॉय के माध्यम से जो है कस्टमर तक पहुँचाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कस्टमर जब ऑर्डर को रिसीव करता है तो कस्टमर के पास दो सवाल होते हैं, या उसे प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया। अगर कस्टमर हैप्पी है तो वो रिव्यू वहाँ पर दे सकता है, पॉजिटिव रिव्यू। अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है तो उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना भी एक जिम्मेदारी है कंपनी की। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कंसाइनमेंट डिलीवरी नोट यहाँ पर तैयार किया जाता है। ये पूरी तरीके से जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, कस्टमर पर पहुँच जाता है, तो उसमें सारी जानकारी भरी हुई रहती है। ठीक है, कौन सी कंपनी ने भेजा, कितने प्राइस का है, कब भेजा है ना, किसके नाम से भेजा, उसका डिस्क्रिप्शन कितना अमाउंट का है, क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्क्राइब की जाती है ना, फ़ोन नंबर्स के साथ। तो ये एक डिलीवरी नोट कहा जाता है, एक बिल कहा जाता है एक तरीके से। सामानों की शिपमेंट में एक डिलीवरी नोट यानी पैकिंग सूची, वाइबल बिल या ऑफ पार्सल अनपैक नोट के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसको हम लोग एक एज बोल सकते हो, डिलीवरी नोट भी बोल सकते हैं, या फिर पैकेजिंग सूची, बिल भी बोल सकते हैं, बिल ऑफ पार्सल, जो पार्सल हमको मिला है उसका बिल। डिलीवरी नोट में आमतौर पर भेजे जाने वाले सामान की कीमत भी यहाँ पर मेंशन होता है। वे अक्सर अच्छे सूचीबद्ध के बगल में व्यक्तिगत उत्पाद संख्या शामिल करते हैं, यहाँ पर संख्या भी होती है। इसमें अक्सर आपूर्तिकर्ता का पता, बैंकिंग जानकारी भी शामिल होती है। डिलीवरी नोट उन उत्पादों की सूचीबद्ध करेगा जो ऑर्डर किए गए थे लेकिन विशिष्ट कारण से पैकेजिंग में संलग्न नहीं है। आमतौर पर शिपमेंट के साथ भेजे गए डिलीवरी नोट को 2 प्रतियां होती है। डिलीवरी नोट ग्राहक को जाता है जिसमें आवश्यक जानकारी होती है, जबकि एक हस्ताक्षरित प्रति आपूर्तिकर्ता को डिलीवरी के प्रमाण के रूप में वापस कर दी जाती है। तो 2 टाइप के डिलीवरी नोट होते हैं, एक में जो है ग्राहक को दे दिया जाता है और एक जो है रिसीविंग करके उनका साइन लेके वापस उसको ले लिया जाता है। स्टेप्स और डिलीवरी प्रोसीजर तो हमने देखा भी। सबसे पहले जो है ऑर्डर रिसीव होता है, ठीक है, उसके बाद स्टोरेज पे जाके उसको ऑर्डर को चेक किया जाता है, फिर उसको पिक किया जाता है ऑटोमेशन के माध्यम से, फिर पैकेजिंग स्टार्ट होती है, फिर शिपिंग होता है, फिर शिपिंग के माध्यम से फिर वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुंचता है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन परिवहन के माध्यम से प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे पहला है रोडवेज। रोडवेज में क्या होता है, यहाँ पर जो गाड़ियों के माध्यम से सामान को पहुंचाया जाता है वो कहलाते हैं रोडवेज। मतलब जो जैसे ट्रक हो गया है ना, रोडवेज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सामान को पहुंचाने में उपयोग किए जाते हैं। रोडवे ट्रांसपोर्टेशन इज डन थ्रू लॉरीज एंड ट्रक्स और लॉरीज के माध्यम से जो है सामान इसमें लोड किए जाते हैं और सामान जो है एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी लॉरीज, बहुत सारे ट्रक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो सामान को पहुँचाने में आज बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। दूसरा है बच्चों रेलवेज। रेलवे भी एक मेजर रोल प्ले करता है सामान को पहुँचाने में, है ना। रेलवे जो है सी पोर्ट के माध्यम से, और रेलवे जो है दूसरा सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाने वाला है। और यहाँ पर बहुत सारे सामानों को, जैसे आप देखोगे कोयला हो गया, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो जिसमें नहीं आ पाते, जो रोडवेज में नहीं आ पाते, जो रेलवे के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं, मटेरियल्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, वो सारे रेलवे के माध्यम से, मालगाड़ी जिसको बोला जाता है उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाते हैं। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, है ना, और सामान को पहुँचाना हो कम खर्च में, तो रेलवे बहुत ही उपयुक्त उपाय है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्गो कैन बी हैंडल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत कम समय में सामान को हैंडल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाता है ना। इसके बाद है एयरवेज। एयरवेज बहुत ही फास्ट सर्विस और फास्ट तरीके से पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। ये बहुत कॉस्टली भी होता है, साथ साथ यहाँ पर 24 to 48 आवर्स जो है बहुत जल्दी डिलीवरी हो जाती है। मतलब एक दिन के अंदर और 48 घंटे के अंदर जो है डिलीवरी हो जाती है। कस्टमर इज़ नॉट केप्ट वेटिंग फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट। यहाँ पर कस्टमर ज़्यादा यहाँ पर उनको वेट करना नहीं पड़ता। ठीक है, रिड्यूस लीड टाइम ऑन सप्लायर्स। यहाँ पर सप्लायर को भी बहुत कम समय लगता है। इंप्रूव द सर्विस लेवल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव रहती है। कॉस्टली होता है, थोड़ा महंगा होता है। इसके बाद है वाटरवेज में पानी के जहाज़ के माध्यम से जब सामान को पहुंचाया जाता है ना। यहाँ पर बड़े ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड जो है, यहाँ पर जो बड़े बड़े देश हमारे पहले जो ट्रेडिंग चलती थी, जो लेन देन चलता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता था, वो पानी के जहाज़ के माध्यम से चलता था। पहले पानी के जहाज़ के माध्यम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर सामान को पहुँचाया जाता था। भारत से अगर कोई सामान जा रहा है तो इस शिप के माध्यम से भेजाया जाता था, वहाँ से जब आता शिप के माध्यम से आता था। तो ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पर चलती थी और आज भी जो है चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव और रिटेल ट्रांसपोर्ट। रिटेल ट्रांसपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है। एक तो समय के छोटे पैमाने पर ग्राहकों के लिए उत्पादों का वितरण करने के लिए ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है। यानी समय को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को उचित समय पर, सही समय पर सामान को पहुंचाना ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है। कम से कम लागत पर माल पहुंचाने के लिए, लागत कम लगता है, यहाँ पर मैन पावर कम लगता है। जितना संभव हो सके लोडिंग अनलोडिंग को कम करने के लिए, यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग कम हो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया जाता है। परिवहन के दौरान सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी परिवहन का उपयोग किया जाता है। परिवर्तन के लिए भी कानूनी आवश्यकताओं को अपनाने के लिए, जो कानूनी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए भी परिवहन को उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं खुदरा परिवहन से जुड़ी समस्याएं। कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है खुदरा परिवहन से जुड़ी। सबसे बड़े आप देखेंगे हर समय पे जो है समय के साथ जो है जोखिम बढ़ते जाते हैं। ठीक
ठीक है। तो उसकी जैसे आपूर्ति श्रृंखला में को बनाए रखना भी एक समस्या है कि जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चेन है, उसको बनाए रखना भी बहुत बड़ी समस्या है। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको बनाए रखना भी बहुत बड़ी समस्या है कि मैन्युफैक्चरर अगर उनके पास सप्लाई रॉ मटेरियल का सप्लाई हो रहा है तब वो प्रोडक्ट को बनाएगा, और प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, अगर सप्लाई नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से उसको बनाए रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तब ये परिवहन जो है काफ़ी सुचारू रूप से चल पाता है। बुनियादी ढांचे की भीड़ अप्रत्याशित बेकाबू घटनाओं से प्रभावित होती है। मतलब हम देखेंगे, और दूसरी समस्या क्या आती है, कभी अचानक भीड़ लग गई है ना, कभी अचानक जो है कोई अचानक घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो वो भी एक अननेसेसरी समस्याएं हैं जो हमेशा परिवहन से जुड़ी आती हैं। प्राकृतिक आपदा यानी हमारा नेचुरल डिज़ास्टर, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ठीक है, और बारिश हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सूखा पड़ गया, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उससे भी जो है इस ट्रांसपोर्ट परिवहन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। श्रमिक हड़ताल और कमी, कभी कभी जो है आप देखोगे जो मजदूर लोग हड़ताल कर देते हैं, तो वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग करने वाला कोई नहीं होता, सामान को चढ़ाने वाला उतारने वाला कोई नहीं होता, तो ट्रांसपोर्ट को चलाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो भी तो मजदूर ही आखिर, तो ड्राइवर नहीं मिलेंगे, तो हड़ताल भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर देती इस चीज़ को। आतंकवाद आप देखें कई जगह पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, आतंकवाद, नक्सलवाद, ऐसे एरिया पे अगर सामान को डिलीवर करना हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, वहाँ पर उनका जान का खतरा होता है, ठीक है। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में वृद्धि, ठीक है, और आपूर्ति श्रृंखला में जो वृद्धि हो जाती है वो भी एक समस्या क्रिएट कर जाती है। अगर डिमांड बढ़ जाता है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो उसको ज़्यादा मात्रा में पूरा आपूर्ति करना होगा। अगर आपूर्ति श्रृंखला बढ़ गई तो ट्रांसपोर्ट का जो लोडिंग है वो बढ़ जाता है, बढ़ती लागत, ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं तो लागत भी उसमें लगती है, तो लागत भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। सिर्फ मामले में समस्या समय के लिए सूची, ठीक है, समय का भी समय पर पहुंचाना। वितरण केंद्रों में भेजने से पहले माल के निर्यात और आयात के ग्राहकों को मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ग्राहक की मंजूरी लेकर ही सामान को पहुँचाया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों, सड़क परिवहन से प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। भौगोलिक कारण में हम देखेंगे जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मुद्राएं आदि, ये सारे भौगोलिक तथ्य हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है जो सड़क परिवहन में जा रहे हैं। आर्थिक कारक में जगह खनिज, औद्योगिकरण, परिवहन सुविधा, आधारभूत सुविधाएं, नगरीकरण आदि, ये सबसे भी जो है ये आर्थिक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं धरातलीय रचना, समतली भू भागों में सड़क परिवहन का अच्छा विकास होता है, किंतु पहाड़ी क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, हम सड़क क्षेत्र में तो आसानी से परिवहन पहुंचा सकते हैं, लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ वन क्षेत्र है, रेगिस्तान है, ऐसे क्षेत्र में विकास कम हो पाता है, यहाँ पर परिवहन का जो है सामान को पहुँचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जलवायु में क्या होता है, जिन भागों में सड़क परिवहन हेतु जलवायु अनुकूल होती है वहाँ सड़कों का विकास हुआ है, जबकि विषम जलवायु क्षेत्रों में सड़कों का विकास कम हो पाता है। व्यापक उन्नति, जिन भागों में व्यापक उन्नति अधिक हुई है उन भागों में सड़कों का भी अधिक विकास हुआ है, जबकि ऐसे क्षेत्र में व्यापारिक रूप से पिछड़े हैं और सड़कों का भी कम विकास हो पाया है। तो बच्चों ये लिए आपके लिए होमवर्क है, इससे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, उसका आंसर आप लिख कर अपने क्लास टीचर को, अपने रिटेल टीचर को भेजेंगे। परिवहन क्या है, पहला क्वेश्चन, परिवहन के तरीके क्या क्या हैं, परिवहन के उद्देश्य क्या हैं, खुरदरा परिवहन की समस्याएं क्या है, खुरदरा परिवहन से जुड़ी बाधाओं पर काबू पाने के लिए क्या उपाय हैं, और लास्ट है वितरण प्रक्रिया क्या है। तो इन क्वेश्चन के सारे उत्तर आप लिखकर जल्दी भेजेंगे ताकि आपको ये सुनिश्चित हो सके कि आपने जो चीज़ समझा है वो चीज़ आप लिखने में सक्षम है। इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देने की कोशिश करें, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और अपने शब्दों में देने की कोशिश करें ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है इस सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए। स्मार्ट स्टडीज विद स्मार्ट मोमेंट्स।